आज हम डिस्क्रीट मैथ का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। A relation on a set is a subset of A cross A. A cross A is Cartesian product of A with itself. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट आप लोगे तो उसे हम बोलते हैं रिलेशन। इसके अंदर क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। उन ऑर्डर्ड पेयर्स में की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली है रिफ्लेक्सिव। इफ ए दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द रिलेशन आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। यानी कि अगर हर एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो, या यूँ कहें कि इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स सारे के सारे आर को बिलोंग करते हो। रिलेशन को हम सिमेट्रिक कहेंगे। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R implies A2 A1 आल्सो बिलोंग्स टू R, कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग करता है और उसके फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट को आप चेंज कर देते हो, एक्सचेंज कर देते हो, तो फिर जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलता है वो भी R के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 भी बिलोंग करेगा, A1 A2 बिलोंग करता है तो A2 A1 भी बिलोंग करेगा। अगर ये प्रॉपर्टी है R के पास तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कहेंगे अगर A1 A2 R को बिलोंग करता हो और A2 A3 भी अगर R को बिलोंग करता हो तो A1 A3 भी R को जरूर बिलोंग करता हो। यानी कि A1 A2 और A2 A3 तो R को बिलोंग करते हैं, ये तो उसकी प्री रिक्विजिट है, लेकिन इनसे हमें ये मिल जाना चाहिए कि A1 A3 भी R को बिलोंग करता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है तो उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं, क्या पढ़ना चाहते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। लेकिन वो क्योंकि इससे काफ़ी कुछ मिलती जुलती है तो हमने इसको भी देख लिया। पार्शियल ऑर्डर्ड सेट के लिए हमें एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन एफ डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। ध्यान दें, यहाँ पर, वहाँ पर थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो है सिमेट्री थी, यहाँ पर है एंटी सिमेट्री। तो रिलेशन को हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स वाई एंड वाई एक्स अगर f को बिलोंग करते हैं, यहाँ पर f मैंने लिया है रिलेशन के लिए, देन x मस्ट बी इक्वल टू y। दैट मीन्स इफ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज आल्सो रिलेटेड टू x, देन x मस्ट बी इक्वल टू y। तो ये सिमेट्री की बिल्कुल उल्टी है। सिमेट्री में तो ये कंडीशन है कि इफ x इज रिलेटेड टू y देन y मस्ट बी रिलेटेड टू x, कि अगर x जो है वो y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। अब हो जाए तो क्या होगा? x y से रिलेटेड हो मिला और y इज आल्सो रिलेटेड टू x, तो क्या होगा? उन दोनों को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि इन दैट केस ये जो दोनों जो कंडीशन है वो क्या बन गई? x रिलेटेड टू x, और वो तो रिफ्लेक्सिविटी है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स के जो कंपोनेंट हैं? ये आ रहे हैं z प्लस से। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के साथ ही प्रोडक्ट ले लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसका सबसेट है R, उसका सबसेट है R उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि उनमें से भी हमने केवल वो पेयर्स लिए हैं जिनमें फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइड्स द सेकंड कंपोनेंट। जैसे कि इसके अंदर 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 4 आएगा, पर 2 3 नहीं आएगा। हालांकि 2 3 इसको तो बिलोंग करता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x डिवाइड्स y,
If x y belongs to R, then x divides y. Yx belongs to R, that means y also divides x. और ये पॉजिटिव है, इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर में ये दोनों प्रॉपर्टी तो कब सेटिस्फाई होंगी, जब x इज इक्वल टू वाई होगा। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। अगर आप यहाँ पर z प्लस की जगह z क्रॉस z ले लोगे तो ये जो रिलेशन होगी ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस केस में x y बिलोंग्स टू r और y x बिलोंग्स टू r के बाद भी इंश्योर नहीं होता कि x और y बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल इन दैट केस, यहाँ पर तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, अगर सारे इंटीजर अलाउ कर दें तो 5 डिवाइड्स -5 एंड -5 डिवाइड्स 5, बट 5 इज नॉट इक्वल टू -5। ये यहाँ पर हमने लिया है 15 का एग्जाम्पल ले लिया है, एक ही बात है। इस केस में अगर हम अलाउ कर दें, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमने इंटीजर तो लिए हैं लेकिन 0 को उनमें से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि x डिवाइड्स y। अब 0 किसी को डिवाइड नहीं करती, डिफाइंड नहीं है 0 से डिवीजन। तो हमने जो यहाँ पर लिए हैं नॉन जीरो इंटीजर्स और यहाँ पर ऑल इंटीजर्स। तो ये जो है एग्जाम्पल है कि रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में तो प्रॉपर्टी ये है कि if x is related to y and y is also related to x, then x must be equal to y. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है if let x be a non-empty set, x एक non-empty set है, a relation f on x is called a partial order if it is reflexive, transitive and antisymmetric। ये है हमारी डेफिनेशन पार्शियल ऑर्डर की। एक रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर कहेंगे अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और एंटीसिमेट्रिक हो। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन से केवल एक प्रॉपर्टी में डिफर करती है और वो है सिमेट्री की जगह क्या आ गई है, एंटीसिमेट्री। Let x be a non-empty set. A relation f on x is called a partial order if f is reflexive, transitive and antisymmetric। ये हम कर चुके हैं। अब हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, f be a partial order। अब पार्शियल ऑर्डर है f, हमें पता चल गया f पार्शियल ऑर्डर होने का मतलब क्या है, दिस इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंड लेट a and b are two elements of x, then a and b are said to be comparable if either ab belongs to f और ba belongs to f। या तो a b के साथ रिलेटेड हो या b जो है वो a के साथ रिलेटेड हो। तो हम a और b को क्या कहेंगे कि दे आर कंपेरेबल, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर ना a b f को बिलोंग करता हो और ना ही b a, तो फिर दे आर नॉन कंपेरेबल। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो x जो सेट है हमारे पास उसमें 5 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और हमने आइडेंटिटी रिलेशन ले लिया है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। उसमें हमने केवल ये लिए हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। 1 2 नहीं लिया है, 2 3 नहीं लिया है, 2 5 नहीं लिया है, 5 3 नहीं लिया है। बहुत सारे हैं जो नहीं लिए हैं क्योंकि इसके अंदर कितने थे 32 एलिमेंट्स थे x क्रॉस x में, लेकिन हमने कितने लिए हैं, केवल 5। तो ये कहता है कि दिस आइडेंटिटी रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर। क्यों है? क्यों है पार्शियल ऑर्डर? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। ट्रिवियल सी रिलेशन है। एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि उसके लिए जो हाइपोथेसिस चाहिए वही पूरी नहीं होती, तो हमें कंक्लूजन को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको a रिलेटेड टू b ही नहीं मिलेगा और b रिलेटेड टू a ही नहीं मिलेगा तो हमें नहीं चाहिए a इज इक्वल टू b। सिमिलरली इफ फॉर ट्रांजिटिविटी, अगर हमारे पास a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c ही नहीं है तो a रिलेटेड टू c की हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पार्शियल ऑर्डर है। बट नो टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, कोई भी दो एलिमेंट कंपेरेबल नहीं है। कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठा लो,
2 और 4 उठा लिए किसी ने, तो 2 4 इसको बिलोंग नहीं करता, ना ही 4 2 बिलोंग करता है। अब हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, यानी कि ये जो 5 एलिमेंट थे इसमें, उसमें एक एलिमेंट और ऐड कर लिया 1 2 एग्जाम्पल के लिए। तो अब देखें ये अब भी पार्शियल ऑर्डर है, और अब इसमें 1 और 2 क्या हो गए, कंपेरेबल। 3 4 और 5 कंपेरेबल नहीं है, इनके साथ भी नहीं है और आपस में भी नहीं है। 1 और 3 कंपेरेबल नहीं है, 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5, ये कोई भी जो पेयर है वो कंपेरेबल नहीं है, लेकिन 1 और 2 कंपेरेबल है। तो आई होप कि कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट जो है, अब हमने एक और ऐड कर लिया है, 1 2 2 1 1 2 सेकेंड पार्ट में हमने ऐड किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं आइडेंटिटी के साथ हमने 1 2 ऐड कर लिया था। अब ये पार्शियल ऑर्डर है और इसमें 1 और 2 क्या मिल गए थे, कंपेरेबल। अब हमने क्या किया, इसमें 1 2 के साथ 2 1 और ऐड कर लिया, इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। क्यों नहीं है एंटीसिमेट्रिक, क्योंकि अब 1 2 भी बिलोंग करता है और 2 1 भी बिलोंग करता है। तो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि 1 इज इक्वल टू 2, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में हम कंपेरेबल नॉन कंपेरेबल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ऑर्डर है, ये जो रिलेशन है, ये पार्शियल ऑर्डर नहीं है। फोर्थ पार्ट में हमने 1 2 के साथ 3 4 को ऐड कर लिया है, ये अगेन पार्शियल ऑर्डर है और इसमें 1 और 2 कंपेरेबल है, ये एक पेयर है, कंपेरेबल है, 2 1 बोल लो इसको या 1 2 बोल लो, और 3 और 4 कंपेरेबल है। लेकिन 5 किसी के साथ भी कंपेरेबल नहीं है, और 1 और 3 कंपेरेबल नहीं है, 2 और 4 कंपेरेबल नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी सारे पेयर्स फिर भी हैं जो नॉन कंपेरेबल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हम ले लेते हैं, ये था फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल, फाइनाइट सेट पर एक रिलेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो सेट है वो है इनफाइनाइट सेट, उस पर एक रिलेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। अब की बार हमने सेट ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन क्या है, हमने वो पेयर्स ले लिए हैं ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। तो ये एक पार्शियल ऑर्डर है। क्यों है, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, सो ए इज रिलेटेड टू ए, रिफ्लेक्सिविटी हो गई। फिर है ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। ऐसा कब पॉसिबल है नेचुरल नंबर्स में, जब ए इज इक्वल टू बी हो। 5 डिवाइड्स 10 बट 10 डज नॉट डिवाइड 5। अगर वो डिफरेंट है तो फिर एक तरफ से डिवाइड कर भी देगा तो भी दूसरी तरफ से डिवाइड नहीं करेगा। तो दोनों तरफ से ए बी को डिवाइड करता है, बी ए को डिवाइड करता है। ऐसा केवल कब पॉसिबल है, जब ए और बी इक्वल हो। तो ये है हमारी एंटीसिमेट्री। फॉर ट्रांजिटिविटी ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स सी, तो ए जो है वो सी को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। X एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन है सेट्स की। अब की बार सेट्स की कलेक्शन है X, और रिलेशन हमने ले लिया है A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A इज रिलेटेड टू B, या फिर हम बोल सकते हैं AB बिलोंग्स टू R, इफ एंड ओनली इफ A इज सबसेट ऑफ B। तो ये भी पार्शियल ऑर्डर है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, A is subset of B and B is subset of A, this implies A is equal to B, and A is subset of B and B is subset of C, this implies A is subset of C। तो बड़ा आसान सा एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट पर है ये भी। अब रियल नंबर पर आ जाओ। ऑन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने फिर से एक रिलेशन डिफाइन की है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ये बड़ी सिंपल सी यूजुअल पार्शियल ऑर्डर बोल देते हैं इसको आर पर। तो ये भी पार्शियल ऑर्डर है, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज लेस देन इक्वल टू इटसेल्फ, ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए, दिस implies ए इज इक्वल टू बी। एंड फॉर ट्रांजिटिविटी ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी, दिस implies ए इज लेस देन इक्वल टू सी। तो बड़ी आसानी से जो है तीनों प्रॉपर्टीज पार्शियल ऑर्डर होने के लिए जो चाहिए वो बड़ी आसानी से ये सेटिस्फाई कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम फिर से आ गए हैं एक फाइनाइट सेट पर 1 2 3 4 5, और आपको बताने हैं मैक्सिमम कार्डिनलिटी
की रिलेशन, एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आपको इस पर डिफाइन करनी है जो मैक्सिमम कार्डिनलिटी की हो, यानी उसमें मैक्सिमम एलिमेंट हो और मिनिमम कार्डिनलिटी के हो। ये तो यहाँ पर थोड़ा सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है वो फर्स्ट का जो है वो मैक्सिमम कार्डिनलिटी के लिए जो आंसर आना चाहिए वो ये सेकंड वाला है, x क्रॉस x। मतलब पूरा की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो x क्रॉस x, उसके अंदर आपके जो है कितने एलिमेंट होंगे, उसके अंदर जो है 25 एलिमेंट होंगे और सारे के सारे अगर आपने ले लिए तो उसकी मैक्सिमम कार्डिनलिटी है x क्रॉस x इज ऑलवेज ए पार्शियल ऑर्डर, क्योंकि उसमें सारे ही हैं तो कोई नहीं आएगा, कोई आया कि नहीं आया ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है। और मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो होगी ही होगी, तो रिफ्लेक्सिविटी ये इंश्योर करती है कि ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जो आइडेंटिटी रिलेशन हमने ली थी वो तो जरूर उसको बिलोंग करेगी ही करेगी। और आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज पार्शियल ऑर्डर, सो वो लिस्ट भी है, मिनिमम कार्डिनलिटी भी है, यानी इसके अंदर केवल 5 एलिमेंट होंगे। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, बस बाकी कोई नहीं। अब कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं, इसमें डेफिनेशन है और छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं और कुछ नहीं है। एक्स अगेन एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक्स एफ, अब देखो ये एफ जो है पार्शियल ऑर्डर था, अब ये जिस सेट पर पार्शियल ऑर्डर था उस सेट को और इसको अगर एक साथ बोले तो ये पेयर जो है इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इनफैक्ट एक्स को हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं अगर इस पर एक पार्शियल ऑर्डर हो। एफ जो है अगर पार्शियल ऑर्डर है तो एक्स एफ क्या है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। और उस पार्शियल ऑर्डर को आप लीनियर ऑर्डर कहेंगे इफ एवरी टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। कोई भी दो एलिमेंट उठा लो x और y, तो या तो x y बिलोंग करता हो रिलेशन को या फिर y x, दोनों जरूरी नहीं। अ लीनियर ऑर्डर दोनों तो हो ही नहीं पाएंगे। A linear order is also called total order और complete order। तो ये एक ही डेफिनेशन है, बस अलग अलग नाम है तीन। इसको लीनियर ऑर्डर बोल सकते हो, इसको टोटल ऑर्डर बोल सकते हो या कंप्लीट ऑर्डर बोल सकते हो। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में या कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो तो टोटल ऑर्डर का मतलब भी वही है जो लीनियर ऑर्डर का है। लीनियर ऑर्डर मीन्स एवरी टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, वन ऑफ देम इज रिलेटेड टू द अदर। और पोसेट को, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हम पोसेट बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो पोसेट को ही लीनियरली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे अगर एफ जो है वो पार्शियल ऑर्डर तो है ही, वो लीनियर ऑर्डर भी हो। फिर है linearly ordered subset of a poset is called a chain in the poset। poset है वो खुद तो linearly ordered नहीं है, मान लो नहीं है, हो सकता है अगर है तो उसी को हम linearly ordered बोल देंगे, लेकिन अगर वो नहीं है और उसका सबसेट कोई linearly ordered है तो उसको हम कहते हैं चेन। इनफैक्ट अगर पूरा का पूरा सेट ही लीनियरली ऑर्डर्ड है तो उस पूरे सेट को ही चेन बोल देंगे, और अगर वो नहीं है उसका कोई सबसेट है तो उस सबसेट को हम चेन बोल देते हैं। और द मैक्सिमम साइज ऑफ अ चेन इज कॉल्ड हाइट ऑफ द पोसेट। पोसेट की जो हाइट है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की जो हाइट है वो क्या है, मैक्सिमम साइज की चेन। चेन उसके अंदर कितनी साइज की मिल जाती है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट है, एक डेफिनेशन और बचती है कि एक्स एफ अगर पोसेट है और ए एक्स का एक सबसेट है तो उस ए को हम एंटी चेन कहेंगे इफ नो टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। ए को, एक्स को नहीं, एक्स भी हो सकता है पूरा का पूरा एक्स ही एंटी चेन हो, कोई भी दो एलिमेंट कंपेरेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमने आइडेंटिटी रिलेशन देखी थी उसमें कोई भी दो एलिमेंट कंपेरेबल नहीं थे, तो वो पूरा का पूरा सेट एंटी चेन है। और चेन का एग्जांपल अभी देखेंगे हम।
और फिर ऐसा एग्जाम्पल भी देखेंगे जो ना चेन है ना ही एंटी चेन है, यानी कि उसका कोई सबसेट चेन है, प्रॉपर सबसेट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया है और यूजुअल ऑर्डर जो लेस देन इक्वल टू है। तो ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट सेट जो है लीनियरली ऑर्डर्ड है, यानी कि कंप्लीट ऑर्डर भी बोल सकते हो, टोटल ऑर्डर भी बोल सकते हो। और जो यूजुअल ऑर्डर है इसमें आप चाहे n की जगह z से रिप्लेस कर दो सेट को, चाहे q से, चाहे r को। द यूजुअल लेस देन इक्वल टू जो ऑर्डर है वो हमेशा ही एक लीनियर ऑर्डर मिलेगा, यानी कि वो पूरा का पूरा एक चेन है और इनफाइनाइट हाइट की चेन है ये सारी की सारी। नेक्स्ट एग्जांपल में इसने कहा कि मान लेते हैं XF इज अ फाइनाइट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। फाइनाइट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट ले लिया, फाइनाइट सेट है और लीनियरली ऑर्डर्ड है, तो उसमें एंटी चेन कौन हो सकते हैं, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी चेन ही है। तो उसमें सिंगलटन सबसेट ऑफ X आर द ओनली एंटी चेन्स, क्योंकि दो भी एलिमेंट अगर आपने उठा लिए तो आपस में रिलेटेड मिलेंगे, तो वो तो चेन बनेगी नहीं। दो से ज़्यादा उठाओगे तो वो भी सारे के सारे रिलेटेड हैं, वो भी चेन है। तो केवल सिंगलटन सेट जो है वही चेन मिलेंगे। तो लीनियरली ऑर्डर्ड अगर कोई फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट भी हो बेशक, जैसे कि ये n था लास्ट एग्जांपल में, z q r है अंडर यूजुअल लेस देन इक्वल टू रिलेशन, तो इन सब में केवल सिंगलटन जो सबसेट हैं इनके, यानी कि सिंगल एलिमेंट के जो सबसेट हैं वही एंटी चेन है। सो हाइट ऑफ x इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x। हाइट फिर क्या हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सारे की सारी पूरी की पूरी चेन है, तो यहाँ पर तो हाइट इनफाइनाइट हो गई इनकी तो, और अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसमें जितने एलिमेंट उतनी ही उसकी हाइट। लेकिन विड्थ क्या होगी, 1। अब विड्थ को मैंने डिफाइन नहीं किया था क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। एंटी चेन जो है, मैक्सिमम साइज की जो एंटी चेन है, मैक्सिमम साइज की जो चेन मिलती है उसको तो हम बोलते हैं हाइट, और मैक्सिमम साइज की जो एंटी चेन मिलती है उसको हम बोलते हैं विड्थ। और उसको हाइट क्यों बोलते हैं, उसको विड्थ क्यों बोलते हैं, आपको इसी लेक्चर में पता चलेगा। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, हमने सेट n लिया है नेचुरल नंबर का ही, और ऑर्डर जो है वो डिफाइन किया है पार्शियल ऑर्डर। ए बी उस रिलेशन को बिलोंग करता है f को इफ a डिवाइड्स b, डिवीजन डिवाइड बाई। तो ये कहता है दिस इज नॉट लीनियरली ऑर्डर्ड, नहीं है लीनियरली ऑर्डर्ड, क्योंकि अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाएं तो जरूरी नहीं कि एक जो है वो दूसरे को डिवाइड करता हो। इनफैक्ट डिवाइड तो बहुत कम करते हैं, डिवाइड नहीं करते ऐसे ज़्यादा मिलेंगे। हाउएवर, लेकिन इसका एक सबसेट ले लिया मैंने जिसमें है 1, 3, 9 और 27, तो दिस इज अ चेन। सो दिस इज लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ द पोसेट। ये लीनियरली ऑर्डर्ड है, लेकिन ये एक चेन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आपको हाइट मिल गई n की। इसकी हाइट तो इन्फिनिटी ही है। फॉर एग्जांपल आप ये चेन देखिए, देयर आर लार्जर चेन्स आल्सो, फॉर एग्जांपल 2 raised to the power k, 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन सो फोर्थ चलते चले जाएंगे, और ये चेन है और इसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, और इसकी तो विड्थ भी इन्फिनिटी है। द सेट ऑफ ऑल प्राइम्स इज एन एंटी चेन। सारे के सारे प्राइम नंबर ले लो, कोई भी किसी को डिवाइड नहीं करेगा, और प्राइम नंबर सारे इनफाइनाइट। सो पोसेट एन एफ हैज इनफाइनाइट हाइट एंड इनफाइनाइट विड्थ। अगेन ये हमने पावर सेट कंसीडर कर लिया है, और जो रिलेशन है वो है इंक्लूजन सेट, इंक्लूजन रिलेशन, और हमने x ले लिया है एक 1 से 5 तक का सेट। तो ये लीनियरली ऑर्डर्ड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसके सबसेट मिल जाएंगे जो एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये 3 सेट ले लो, इसके 3 सबसेट, तो ये चेन है,
और ये अगर आप देखो तो ये भी चेन है, और इसको इसने क्लेम किया कि दिस इज द लार्जेस्ट चेन इन इट। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। सो हाइट ऑफ दिस पोसेट इज 6। इसकी विड्थ कितनी है? तो ये कहता है कि 10 होगी। क्यों होगी? अगर आप ये कलेक्शन ले लो, सिंगलटन x ले लिए 5 तो वो मिलेंगे, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, सिंगलटन 5, 5 तो ये मिल गए सबसेट। और इसने एक ले लिए हैं एक्स वाई, मतलब दो दो एलिमेंट्स के सेट, तो 5 ये मिल जाएंगे। इस तरह की सारी कलेक्शंस, ये बल्कि 5 नहीं होंगे, ये होंगे 10। और फिर 3 3 के सबसेट वो भी 10 होंगे, फिर 4 4 के सबसेट वो 5 होंगे, और फिर पाँचों वो 1 होगा। तो ये इतनी एंटी चेन्स मिलेंगी, जिसकी एक की लेंथ है, ये एक एंटी चेन है जिसमें एक एलिमेंट है, दूसरी एंटी चेन में 5 एलिमेंट हैं ये, और तीसरी एंटी चेन में 10 है, चौथी एंटी चेन में भी 10 हैं। इस तरह से आप सारी एंटी चेन्स निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम जो एंटी चेन की का साइज है वो 10 है, इसलिए इसकी विड्थ जो है 10 है। फिर से एक एग्जांपल लिया है हमने n का, और इसमें हमने dn को ले लिया है डिविजर्स ऑफ n, और फिर हमने डिफाइन की रिलेशन ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। dn पर, dn के लिए हमने ये रिलेशन जो है डिविजिबिलिटी की रिलेशन ले ली है। तो ये कहता है कि शो दैट dn इज ए पोसेट। बिल्कुल होगा, एवरी नेचुरल नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ। इफ a divides b, b divides a, then a is equal to b and a divides b। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सी रिजल्ट है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और है, गिव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑन n सो दैट इट इज अ लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, कि ये लीनियरली ऑर्डर्ड जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम n को 12 ले लें तो 1 2 3 4 6 12 इसकी ये डिवीजर है, और जो है आप देखोगे कि 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता, तो 2 and 3 आर नॉट कंपेरेबल, तो ये चेन नहीं है। तो कब चेन होगी? चेन होने के लिए ये कंडीशन जो है ये कहती है कि a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स a, या तो a b को डिवाइड करेगा या b a को डिवाइड करेगा। ऐसा कब पॉसिबल है? कोई भी दो एलिमेंट उठा लो तो कम से कम एक या तो 2 3 को डिवाइड करता हो या 3 2 को डिवाइड करता हो, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं करता। सो n मस्ट बी पावर ऑफ अ प्राइम, क्योंकि अगर n प्राइम की पावर है तो उसके डिवीजर भी उसी प्राइम की पावर से हैं, और अगर दो एलिमेंट उठाओगे दोनों ही किसी प्राइम की पावर है तो जो छोटी पावर है वो बड़ी पावर को डिवाइड कर देगी। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ n इज पावर ऑफ ए प्राइम। फिर से डेफिनेशन है कि एक सेट है सिग्मा और एक रिलेशन है, इसको आप, ये एक फाइनाइट है लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। मान लो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप मान लो कि इसके अंदर जो है अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है A से Z तक, और ये लेस देन इक्वल टू की रिलेशन है, और ये हमने मान लिया कि हम A को छोटा मानते हैं, फिर B, फिर C, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में। सिग्मा स्टार हमने ले लिया है विद द कलेक्शन ऑफ ऑल वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा। सिग्मा के एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखकर कंकेटिनेशन बोल देते हैं इसको कंप्यूटर साइंस में। आगे पीछे लिख के जो भी वर्ड्स बन सकते हैं उनके कॉम्बिनेशन से वो सारे बना लिए, मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हमने जैसे कि मान लो एक वर्ड ए है तो वो कोई A1 A2 AN होगा, जहाँ पर A1 A2 AN जो है वो सिग्मा को बिलोंग करेंगे, और एक वर्ड B है तो B1 B2 BM जो है ये भी सिग्मा को बिलोंग करेंगे। तो ये जो A और B हैं ये सिग्मा स्टार को बिलोंग कर गए। तो हमने डिफाइन की एक रिलेशन इनके ऊपर कि A को हम B से छोटा कहेंगे इफ या तो A1 जो है वही B1 से छोटा हो जाए, या फिर कुछ दूरी तक ये बराबर चलते रहे, A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2, ए के इक्वल टू बी के, और फिर ए के प्लस वनथ जो है वो बी के प्लस वनथ से छोटा हो जाए, और ऐसा m और n के जो मिनिमम है उससे पहले हो जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि आप कहें कि यहाँ पर तो थे A1 A2 A3 और यहाँ पर थे B1 B2 B
5 तक और आप कहें कि A4 B4 से छोटा है, क्योंकि A4 तो है ही नहीं, तो यानी कि इसकी और उसकी लेंथ खत्म होने से पहले एक ऐसा अल्फ़ाबेट, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए सिग्मा का यहाँ पर, जो उसके कोरेस्पोंडिंग यहाँ पर जो है एलिमेंट उससे छोटा हो। या फिर क्या है कि सारे बराबर ही मिलते चले जाएं और ये ख़त्म हो जाए, यानी कि n इज लेस देन m, और इसमें और भी बच जाए, तो ये जो है एक लीनियरली ऑर्डर्ड सेट बन जाता है। आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो, और इस ऑर्डरिंग को हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग या डिक्शनरी ऑर्डरिंग। आप कभी देखी होगी डिक्शनरी, काम आ ही जाती है, तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो इसी ऑर्डर में होते हैं, और ये ऑर्डर क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है, यानी कि एवरी 2 वर्ड्स इन द डिक्शनरी आर रिलेटेड, आर कंपेरेबल, वन इज रिलेटेड टू अदर, जो छोटा है वो बड़े से रिलेटेड है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट हम और देखेंगे, वो है हेसे डायग्राम का। हेसे डायग्राम क्या है, डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पोसेट को, और ये बड़ा ही आसान है। हेसे डायग्राम ऑफ अ फाइनाइट पोसेट, अब ये वर्ड देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट पोसेट, यानी कि आर्बिट्ररी पोसेट को नहीं डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास सेट ही इनफाइनाइट है तो उसके एलिमेंट्स को कैसे हम ड्रा कर सकते हैं, कैसे उनके कोरस्पॉन्डिंग आप डॉट्स लगा सकते हैं। अगर वो फाइनाइट है तो आप ऐसा कर सकते हैं, द हेसे डायग्राम ऑफ अ फाइनाइट पोसेट इज अ पिक्चर ड्रान इन द फॉलोइंग वे। एक पिक्चर हम ड्रा करते हैं और उसका तरीका ये है, उसमें आप 3 पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट एंड इज लेबल्ड बाय द एलिमेंट। जितने उस फाइनाइट पोसेट के अंदर, जितने उस एक्स के अंदर एलिमेंट हैं, अगर वो फाइनाइट है तो सभी के कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट बना लो और उस पॉइंट का नाम वही एलिमेंट रख दो। दूसरी जो प्रॉपर्टी वो क्या है, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, जरूर अगर पोसेट है तो उसके अंदर इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ए बी, दैट मीन्स ए इज लेस देन बी, then the point labeled A must appear at a lower height than the point labeled B. अगर A less than equal to B है तो ये कहता है कि A नीचे आएगा B से हाइट में। अभी हम बना के देखेंगे तो आपको और थोड़ा सा समझ आ जाएगा। एंड फर्दर द 2 points आर ज्वाइंड बाय ए लाइन, और उनको एक लाइन से मिला देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी की, कि इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी देन द लाइन बिटवीन ए एंड सी इज रिमूव्ड, यानी कि क्योंकि ट्रांजिटिविटी ये कहती है कि ये दोनों अगर इस तरह से हैं, ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो ट्रांजिटिविटी ये इंश्योर करती है कि ए लेस देन सी भी है, तो वहाँ पर भी इस तरह से जो सेकंड प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग तो लाइन चाहिए, सी ऊपर होगा ए से, वो एक्चुअली बी ए से ऊपर होगा और बी से भी ऊपर सी होगा, तो सी और ए को भी लाइन से मिलाना था, लेकिन वो हम हेसे डायग्राम में नहीं मिलाते क्योंकि वो अंडरस्टूड है ट्रांजिटिविटी से। इनफैक्ट हर रिलेशन के लिए आप एक डायग्राम बना सकते हो, जो 2 एलिमेंट रिलेटेड हैं उनके बीच में तो आप लाइन लगा देते हैं, ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए नहीं है, इसको भी आप शो कर सकते हो। कैसे, एक डायरेक्टेड जो है एज लगाते हैं, उसमें हम निशान लगा देते हैं कि ये ए से बी पर जा रही है ये लाइन, बी से ए पर नहीं। अगर बी से ए पर भी है तो दूसरी लाइन लगा देते हैं, और क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव होती है तो हर पॉइंट खुद के साथ भी अटैच करना पड़ता है, वहाँ पर आपको एक लूप मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर छोड़ सकते हैं जो चीज़ें अंडरस्टूड है, क्योंकि हमें पता है एवरी ड्यू टू रिफ्लेक्सिविटी एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो उसको अलग से हमें शो करने की जरूरत नहीं है। तो इसने कहा कि ऐसे डायग्राम बनाओ, तो हम पहले थोड़े आसान वाला पार्ट, चलो सारे ही आसान हैं, देख लेते हैं। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर अभी हमने देखा कि ये हमेशा एक चेन होती है, तो इसका जो
ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस सेट में 3 एलिमेंट है, इसमें 4 हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 12 एलिमेंट होंगे। मैंने यहाँ पर सारे के सारे नहीं लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 4 यहाँ बीच में ही आएंगे, वो मैंने मिस कर दिए हैं, जगह थोड़ी कम थी इसलिए। तो 1 1 जो एलिमेंट है वो सबसे नीचे रहेगा, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 4। क्यों? क्योंकि 1 तो जो है सेम है, और जो 1 के से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। लेकिन 1 4 और 2 1 को जब कंपेयर करोगे तो 2 1 बड़ा है, क्योंकि 1 से 2 बड़ा है। हम पहले वाला ही देख लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरे पर जाते हैं। इसी तरीके से इसके आगे आएगा 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 3 1, फिर आ जाएगा 3 2, फिर 3 3 3 4। इस तरह से एक चेन है। तो ये देखिए कि जो भी रिलेटेड था आपस में, अब हमें पता है इसके अंदर जो रिलेटेड है वो तो 1 1 जो है वो 1 1 के साथ भी है ड्यू टू रिफ्लेक्सिविटी, लेकिन वो हम ड्रा नहीं करते। और 1 1 जो है 1 3 से भी छोटा है, तो इनके बीच में अलग से हमें एक लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर D18 को देख लीजिए, डिविजर्स ऑफ 18 विद रिलेशन एज डिवाइड्स। तो 18 के जो डिवीजर हैं वो है 1 2 3 6 9 और 18। 1 डिवाइड्स एवरी अदर एलिमेंट, लेकिन हम 1 को 2 से मिलाते हैं और 3 से, 6 से नहीं मिलाते, क्योंकि 3 जो है वो डिवाइड कर देता है 6 को। तो ये ट्रांजिटिविटी हो गई, ट्रांजिटिव जो एज है उसको हम ओमिट कर देते हैं। 2 भी डिवाइड करता है 6 को, 3 भी डिवाइड करता है, 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है और 9 को भी डिवाइड करता है। ऐसे ही 6 और 9 जो है वो 18 को डिवाइड करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। 2 3 4 5 6 7 8 विद द डिवाइड्स रिलेशन। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, 4 6 को डिवाइड नहीं करता, ना ही 6 4 को, तो ये पैरेलल रहेंगे। 3 6 को डिवाइड करता है, 2 और 3 आपस में कोई किसी को डिवाइड नहीं करता, 5 किसी को भी डिवाइड नहीं करता, 7 किसी को भी डिवाइड नहीं करता। तो ये देखिए इनके कोरस्पॉन्डिंग केवल पॉइंट्स हैं, कोई लाइन नहीं है, और ये बॉटम में है क्योंकि इनसे बड़े कोई और है ही नहीं। 2 3 5 7 सबसे छोटे एलिमेंट हैं। इसके बाद जो हैं, अगर 2 किसी को डिवाइड करता है तो वो उसके ऊपर आएगा, 3 किसी को डिवाइड करता है तो वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल ऑफ हेसे डायग्राम। बुक अगर आप कोई भी उठा के देखोगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, तो उसमें और भी आसान एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब इन हेसे डायग्राम्स को देखकर आप कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, कुछ एलिमेंट्स की डेफिनेशंस हम देते हैं, और उनको डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो अपर बाउंड, लोअर बाउंड, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह से। तो यहाँ पर x और लेस देन इक्वल टू एक पोसेट है, और x का एक सबसेट ले लिया है a। अब हम a के बारे में बात करेंगे। तो एक एलिमेंट x का एक एलिमेंट a की अपर बाउंड कहेंगे उसको, अगर a के सारे एलिमेंट से वो बड़ा हो। We say that an element x belongs to x is an upper bound of a if for each y belongs to a, y is less than equal to x। यानी वो सबसे किसी के साथ भी कंपेयर करो वो ऊपर मिले, और ऊपर नहीं कनेक्टेड भी मिले। Similarly, an element y belongs to x is called lower bound अगर सभी एलिमेंट उससे बड़े हों, a के सभी एलिमेंट for all z belongs to a, y less than equal to z। तो ये थी अपर बाउंड और लोअर बाउंड। मैक्सिमम एलिमेंट ए का, अब ए का मैक्सिमम एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा तो कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उनमें मैक्सिमम कहेंगे अगर वो ए की ही अपर बाउंड हो, यानी कि ए के बाकी सभी एलिमेंट से बड़ा हो, और मिनिमम एलिमेंट कहेंगे अगर वो ए के सभी एलिमेंट से छोटा हो, या यूं कहें वो खुद ए की ही लोअर बाउंड हो। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले क्योंकि हमने अपर बाउंड देखी, तो अब लीस्ट अपर बाउंड भी आएगी। लीस्ट अपर बाउंड क्या है? एन एलिमेंट x इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a इफ x इज एन अपर बाउंड, पहली बात तो वो अपर बाउंड हो, एंड इफ y इज अनदर अपर बाउंड देन x इज लेस देन इक्वल टू y। अगर कोई और अपर बाउंड है तो ये अपर बाउंड से छोटी हो, यानी कि अपर बाउंड्स में सबसे छोटी, लीस्ट। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी? लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ी, यानी कि खुद लोअर बाउंड हो, और अगर कोई और भी लोअर बाउंड है तो उससे बड़ी हो। तो हमने देखा अपर बाउंड,
लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, जो कि ए का ही एलिमेंट था और सबसे बड़ा था तो मैक्सिमम, सबसे छोटा था तो मिनिमम। लेकिन एक डेफिनेशन और है, दैट इज मैक्सिमल एलिमेंट एंड मिनिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट उसको कहेंगे जिससे ए का कोई भी और एलिमेंट बड़ा ना हो। थोड़ा सा डिफरेंस है मैक्सिमम और मैक्सिमल में। मैक्सिमम तो वो है जो ए के सभी एलिमेंट से बड़ा है, और जाहिर सी बात है उससे बड़ा कोई और होगा भी नहीं, और वो सबसे बड़ा है तो वो मैक्सिमल भी है। लेकिन मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो सबसे बड़ा होना जरूरी नहीं है, बस ये है कि उससे बड़ा कोई और ना हो। ऐसे ही मिनिमम और मिनिमल का थोड़ा सा डिफरेंस है। मिनिमम एलिमेंट उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि वो है जो सबसे छोटा है, लेकिन मिनिमल एलिमेंट वो है जिससे छोटा और कोई एलिमेंट नहीं है। तो मिनिमल जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मिनिमम एलिमेंट जो है वो मिनिमल होता ही है, लेकिन मिनिमल एलिमेंट मिनिमम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने x ले लिया है पोसेट ABC। ABC एक सेट ले लिया है और रिलेशन ये है a इज लेस देन b, a इज लेस देन c। b और c के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वो आपस में रिलेटेड नहीं है, पता है रिलेटेड नहीं है। तो मैक्सिमल, अब सेट लिया है ABC, पूरा का पूरा x ले लिया है ABC। तो मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो कौन से हैं? B और C। क्यों? क्योंकि B मैक्सिमल एलिमेंट है। बताओ क्यों? क्योंकि B से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है इनमें से। अब C क्लेम करता है कि मैक्सिमल एलिमेंट तो मैं भी हूं, क्योंकि C से बड़ा भी कोई नहीं है, और मानना पड़ेगा हमें इसका क्लेम जो है जायज है। तो B और C दोनों ही क्या है? मैक्सिमल एलिमेंट है। मिनिमल एलिमेंट कौन है? A, क्योंकि A से छोटा कोई और एलिमेंट नहीं है। मैक्सिमम एलिमेंट जो है इसका कोई नहीं है, क्योंकि इन दोनों में तो कंफ्यूजन है, दोनों ही मैक्सिमल हैं, मैक्सिमम कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये कहेगा कि मैक्सिमम मैं हूं तो इसको तो इससे भी बड़ा होना पड़ेगा, जो कि नहीं है। सिमिलरली अगर C क्लेम करता है कि मैं मैक्सिमम हूं तो इसको B से बड़ा होना पड़ेगा। मैक्सिमम एलिमेंट तो वो है जो सबसे बड़ा, तो C और B क्योंकि कंपेरेबल नहीं है तो इसमें कोई मैक्सिमम एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, और मैक्सिमल दो मिल जाएंगे। मिनिमम के केस में ऐसा नहीं है, मिनिमम हमें मिल जाता है A। मिनिमल भी A, एक ही एलिमेंट है, और मिनिमम भी A। तो यहाँ से आपको थोड़ा ये आइडिया तो लग गया होगा कि मिनिमम एलिमेंट जो है वो, अगर मिनिमल एलिमेंट यूनिक है तो मिनिमम एलिमेंट भी वही है। सिमिलरली मैक्सिमल और मैक्सिमम एलिमेंट कोइंसाइड कर जाएंगे अगर केवल एक ही मैक्सिमल एलिमेंट हो। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? दो मैक्सिमल एलिमेंट आ गए तो मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो नहीं मिला। अब बात करते हैं अपर बाउंड की और लोअर बाउंड की। तो A इज लोअर बाउंड ऑफ A। स्मॉल a जो है ये इस सेट की लोअर बाउंड है, सबसे छोटा है। A खुद से तो छोटा है ही ड्यू टू रिफ्लेक्सिविटी, और इन दोनों से भी छोटा है, क्योंकि ऐसे डायग्राम में हम नीचे लिखने का मतलब क्या है? वो छोटा है। A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू C। अब यह रिलेटेड टू होना ही हम बोल देते हैं हिंदी में कि छोटा है, लेस देन इक्वल टू है। A हैज नो अपर बाउंड। अपर बाउंड कोई नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है A के अंदर जो बाकी सभी से बड़ा हो। तो लिस्ट अपर बाउंड कहाँ से आएगी जब अपर बाउंड ही नहीं है? लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ी है, वो तो है, क्योंकि एक ही लोअर बाउंड है, वो है A, स्मॉल a। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी वही है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब की बार हमने ये सेट ले लिया है y, इसमें 4 एलिमेंट हैं A, B, C और D, और हमने जो सेट कंसीडर किया है वो उसमें 2 एलिमेंट लिए हैं B, C। अब B, C जो सेट है, A सेट जिसमें 2 एलिमेंट है B, C, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो B, C का जो मैक्सिमल एलिमेंट है
इसके जो मैक्सिमल एलिमेंट है वो बी सी दोनों ही हैं, क्योंकि ये कहता है कि मैं सी से मेरे से छोटा कोई नहीं है, और ये भी कहता है मेरे से छोटा कोई नहीं है, तो दोनों ही मैक्सिमल हैं। अब ये कहता है मेरे से बड़ा भी कोई नहीं है, और ये भी है ऐसा ही कि इससे बड़ा कोई और नहीं है, तो ये मिनिमल भी यही है। लोअर बाउंड जो है वो ए है इन दोनों की। देखिए मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट अगर मिलेंगे तो सेट में ही मिलेंगे, और नहीं तो नहीं मिलेंगे। अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये आपको बाहर मिलेंगे, बाहर भी मिल सकते हैं अगर मिलेंगे तो। मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट जो है वो वहीं से, मैक्सिमम, मैक्सिमल, मिनिमल, मिनिमम, ये जो एलिमेंट है ये जिस सेट के एलिमेंट्स के बारे में हम निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। डेफिनेशन में ये था। और अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये जो है ये आपके जो सेट कंसिडर कर रहे हैं, पोस्ट सेट जो कंसिडर कर रहे हैं, जो एक्स वाई जो बड़ा सेट कंसिडर कर रहे हैं, उसके एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर आप देखो मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट तो बी और सी ही हैं, इन दोनों, ये दोनों ही हैं, मैक्सिमल भी और मिनिमल भी। और मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यूनिक नहीं मिला। यूनिक हो जाता तो मैक्सिमल हो जाता, या यूनिक हो जाता मिनिमम तो मिनिमल तो मिनिमम हो जाता। लोअर बाउंड लेकिन है ए, दोनों की लोअर बाउंड दोनों से छोटा ए है, और अपर बाउंड क्या है? डी है। और क्योंकि एक एक ही लोअर बाउंड और अपर बाउंड है तो ये लिस्ट अपर बाउंड भी है, और ये जो है ए जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है। तो ये थे कुछ डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन पर बेस्ड। आप लोग अच्छी जो है बुक्स कंसल्ट करके और भी ऐसे ऐसे एग्जांपल्स फाइंड आउट कर सकते हो। आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।